हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें से पिछला लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन वाला, तो उसमें से हम लोगों ने देखा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। तो उसमें से केमिकल बॉन्ड का एक लाइन का डिफिनेशन बताए थे कि केमिकल बॉन्ड एक प्रकार का एट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस को आपस में जोड़ करके स्टेबल केमिकल स्पीशीज का निर्माण करता है। आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कि एक केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। कंपेयर किए थे केमिकल बॉन्ड को रिलेशनशिप से कि केमिकल बॉन्ड इज जस्ट लाइक रिलेशनशिप। तो यदि आप इस बात को जान जाओ कि रिलेशनशिप क्यों होता है तो समझ जाओगे कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। तो दोनों में एक ही लाइन में इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं कि चाहे वह केमिकल बॉन्ड हो चाहे वह रिलेशनशिप हो, वह बनता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अभी स्टेबिलिटी को अलग अलग तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन मतलब एक ही है कि केमिकल बॉन्ड और रिलेशनशिप दोनों स्टेबल होने के लिए होते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब हम लोग कैसे समझेंगे, सो देखो स्टेबिलिटी को कई मायने में समझा जा सकता है। सपोज मान लो कि आप कॉलेज में एडमिशन लिए हो, आपका कोई दोस्त नहीं है। कोई दोस्त नहीं है कहने का मतलब कि किसी से कोई रिलेशन नहीं है। तो बाय द वे किसी दिन आप कॉलेज नहीं आए, पढ़ाई में आपका कुछ छूटा हुआ है, किसी से लिखना हो, लेकिन कोई आपका दोस्त ही नहीं है, तो किसी का कॉपी से आप लिख नहीं पाओगे। मन में डर रहेगा कि जो मेरा छूटा हुआ एग्जामिनेशन में कहीं वही ना आ जाए। तो इस सिचुएशन में काफ़ी बेचैन रहेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल। लेकिन यदि आपके कोई फ्रेंड है, उसके कॉपी से आप अगला दिन लिख लिए, संतुष्ट हो गए, सुकून मिल गया कि नहीं चलो आप लिख लिए तो एग्जाम में आएगा भी तो इसको रट करके हम लिख देंगे, तो इसको यहाँ हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी प्राप्त करना। मान लो कि आप रास्ते में जा रहे हो, कोई जो है सो मार दिया आपको रोक करके, लेकिन आपके कोई दोस्त नहीं है, तो अगला दिन कैसे जा करके उससे बदला लोगे। तो उस केस में क्या होगा कि यदि कोई आपके दोस्त रहते तो उसके साथ मिल करके कल आप उसको जा करके मार देते, आपको सुकून मिल जाता। तो वहाँ आपको स्टेबिलिटी उस तरह से मिला। लोग शादियाँ करते हैं कि क्यों करते हैं, रिलेशनशिप यहाँ क्यों बना, तो उसके पीछे का कारण क्या हुआ कि जैसे अभी हम लोग का एक एज जो है, चलो यंग है तो सारे काम अपने से कर रहे हैं, जो भी करना हो खुद से कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड एज के बाद जो है आदमी असमर्थ हो जाता है सब कुछ करने में। अब अपने से ठीक से चल नहीं पाओगे, अपने से काम नहीं कर पाओगे, तो उस समय में एक सहारा ज़रूरत होता है। तो चलो शादी कर लो, औलाद रहेगा तो वो जो है सो उस समय करेगा। तो यहाँ हम शादी किए इस स्वार्थ से कि जब एक निश्चित एज हो जाएगा तो उसमें मेरे सहारा के लिए कोई रहेगा, तो यहाँ मेरा ये स्वार्थ हुआ और इस तरह से हमको जो है स्टेबिलिटी मिला। तो ये स्टेबिलिटी अलग अलग तरीके से मिल सकता है, इसका अलग अलग मायने हो सकता है, लेकिन बात वही है स्टेबल होना, चाहे वो स्टेबिलिटी आपको जिस रूप में मिले। तो एक केमिकल बॉन्ड हो चाहे फिर कोई भी एक रिलेशनशिप हो, दोनों बनते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। केमिकल बॉन्ड में स्टेबिलिटी गेन करेंगे वो एटम्स वगैरह, और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी गेन करते हैं जिसके बीच रिलेशनशिप बनता है। अभी स्टेबिलिटी का तो हम लोग ऐसे जनरल मीनिंग देख लिए। अब बात है कि स्टेबिलिटी इस केस में कि केमिकल बॉन्ड जब एटम बनाते हैं तो स्टेबल कैसे होते हैं, उनको स्टेबिलिटी कैसे मिलता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ जो है 3 पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, टू अचीव द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करके जो है स्टेबल हो जाते हैं एटम्स। देखो नोबल गैस जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब देखें हम लोग, तो नोबल गैसेस मतलब ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, और ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। कॉन्फ़िगरेशन को सेल वाइज तो इसका 2 और 8, इसका 2, 8 और 8, फिर इसका 2, 8, 18 और 8।
फिर इसका लिखेंगे 2 8 18 18 8, इसका लिखो 2 8 18, उसके बाद 32, फिर 18 और 8। अभी जितने भी नोबल गैस हैं, हीलियम को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी नोबल गैस का देखो लास्ट वाला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो नोबल गैस है थी, नोबल का मतलब यहाँ हुआ अस्टेबल। अस्टेबल मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता है, सब जनरली किसी से कोई मतलब नहीं है। तो स्टेबिलिटी का मतलब यही समझना है कि कम रिएक्टिव, किसी से कंबाइन नहीं करेगा, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसा। तो नोबल गैसेस जितने होते हैं ना, सभी अस्टेबल होते हैं, ये जनरली किसी दूसरे एटम से कंबाइन नहीं करते हैं। तो देखा गया कि आखिर नोबल गैसेस में वैसा क्या है कि ये खुद अस्टेबल है, दूसरे से कंबाइन नहीं करते हैं। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा गया और वहाँ से एक जो है कंक्लूजन आया कि सबका जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के चलते जो है सभी अस्टेबल हैं। तो जो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही सब एटम्स का है। इसके अलावे जो एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो फिर बाकी एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाएंगे उस केस में, और अपना वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे। वो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो वे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सपोज सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लें, KF। पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, कन्फिग्रेशन लिखोगे 2881। देखो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, हम बोले कि टारगेट रखना है लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना। तो लास्ट में 1 है तो 8 करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो यदि 1 लूज कर देगा फिर भी 8 ही बचेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, पॉसिबल कौन सा है ज़्यादा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इस केस में क्या होगा कि पोटासियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इस पर आ जाएगा 1 प्लस, तो ये हो गया 288। अब देखो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, नोबल गैस के जैसा बन गया। वैसे ही बात करें फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 9, तो 2 और 7, देखो इसका लास्ट में 7 है, तो 8 होने के लिए मात्र इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये हो गया 2 और 8। या 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक माइनस आ जाएगा, और अब लिखो 2 और 8। तो देखो यहाँ भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है तो दोनों में से किसी का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम स्टेबल है दोनों। लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन लूज या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऐसा करने से दोनों का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ ई वाला जो इलेक्ट्रॉन है ई इलेक्ट्रॉन है, मतलब पोटासियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और वही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन गेन करेगा। या फिर यूँ बोले हम लोग कि पोटासियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, किसको, फ्लोरीन को। तो ऐसा करने से दोनों का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों स्टेबल, और तब फाइनली जाकर के K प्लस और F माइनस आपस में कंबाइन करके बना देंगे KF और हो जाएंगे अस्टेबल। तो ये वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने वाला चक्कर यहाँ पे है। ऐसा ही मान लो कि अगला एग्जांपल आप ले लो H2O का। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, इसका भी 1। ऑक्सीजन का लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इधर 1 इधर और बाकी 4 ऐसे। अब देखो हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन भी तो है हीलियम का, तो हाइड्रोजन हीलियम के जैसा बनेगा, इस सब के जैसा नहीं बनेगा। वैसे ये हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और बचा ऑक्सीजन, तो देखो इसका 8, 2 4 6 8, देखो ऐसा 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब दोनों एलिमेंट या एटम अलग अलग हैं तो दोनों में से किसी के पास वैलेंस शेल में नोबल गैस का कन्फिग्रेशन नहीं है। नोबल गैस में मैक्सिमम 8 या फिर 2 भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन का तो जनरली 2 ही होता है, ये 8 नहीं कर सकता है। बचा ऑक्सीजन, तो इसका 8 हो सकता था, लेकिन यहाँ ना तो ऑक्सीजन का 8 है ना हाइड्रोजन का 2 है। लेकिन जब दोनों आपस में शेयर किए इलेक्ट्रॉन तो ऐसा करने से एक का 2 एक का 8, मतलब दोनों नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त कर लिया और ऐसा करने से हो गए अस्टेबल। तो केमिकल बॉन्ड बनाने का रीजन जो है अस्टेबल होना, और अस्टेबल होने में पहला तरीका हुआ नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करके अस्टेबल होना। दूसरा,
bonded species have maximum attraction and minimum repulsion. Bonded species have maximum attraction and minimum repulsion. देखो, जब कभी भी दो केमिकल स्पीसीज एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे तो दोनों बातें हो सकती है वहाँ, एक एट्रैक्शन और दूसरा रिपल्सन। चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन, उसमें दो बात होगा। एक न्यूक्लियस रहेगा, जैसे अभी हम लोग एटम की बात करके चले, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा। ये बीच वाला न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये जो है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, माने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। वैसे ही एक एटम और ले लो और यहाँ भी वैसा ही करो, ऐसा। तो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, दो अलग अलग एटम्स हैं, दोनों आपस में अभी कंबाइन नहीं किए हैं। अब दोनों जो है एक दूसरे से बॉन्ड बनाना चाहेंगे। तो देखो, बॉन्ड बनाने का जो सबसे पहला इसमें रिक्वायरमेंट है कि दोनों स्पीसीज को एक दूसरे के नज़दीक आना होगा। रिलेशनशिप भी बनता है तो नज़दीक आने से ही बनता है। मान लो कि आप क्लासरूम में बैठे हो, एक बच्चा इस कोने में है, दूसरा बच्चा उस कोने में है, दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच दोस्ती हो इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगल बगल बैठे हो, दोनों के बीच कम डिस्टेंस है, मतलब क्लोज हो, तो वहाँ दोस्ती होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो बॉन्ड बनता तो उसमें से सबसे पहला कंडीशन क्या है कि दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आना होगा। और जब दो एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के नज़दीक आएगा, दोनों का न्यूक्लियस भी एक दूसरे के नज़दीक आएगा। तो न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब ये दो एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो क्या क्या बात हो सकता है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। एरो को देखोगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, ठीक उसी प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। दूसरा कि दोनों का न्यूक्लियस पे सेम चार्ज है तो दोनों के बीच होगा रिपल्सन, ऐसा। तो ये जो दो न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन। और इसी प्रकार से दोनों के इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होगा ना, नेगेटिव चार्ज, ऐसा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन और यहाँ अलग अलग न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन। और ई वाला जो है ये शो कर रहा है एट्रैक्शन को। मतलब जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब जाएंगे केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसी प्रकार से दूसरे का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। दूसरा कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होगा और तीसरा दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच भी रिपल्सन होगा। मतलब यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होगा। लेकिन जब दोनों एटम के बीच अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाए और रिपल्सन मिनिमम, तब जाकर के दोनों एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे और केमिकल बॉन्ड बनेगा। जैसे बताया कि दोस्ती करना हो तो अगल बगल बैठना ही काफ़ी नहीं है। अगल बगल बैठने से दो बातें हो सकती है, एक कि दोनों के बीच लगाव तो रहेगा ही, या किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा भी होगा, दोनों होगा। लगाव है मतलब अट्रैक्शन, लड़ाई झगड़ा कभी कभी हो रहा है मतलब रिपल्सन। लेकिन वो दोनों दोस्त तब बनेंगे, दोनों के बीच रिलेशन तब बनेगा जब लगाव ज़्यादा हो और लड़ाई झगड़ा कम हो, मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा हो और रिपल्सन कम हो। सेम चीज़ यहाँ कि जब दो एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो दो बातें होती हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन। लेकिन बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो और रिपल्सन कम हो। तो याद रखोगे कि जो बॉन्डेड स्पीसीज होते हैं, मतलब जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, इसका मतलब कि इस केस में उनका मतलब उनके पास जो है अट्रैक्शन मैक्सिमम है और रिपल्सन क्या है, मिनिमम। रिपल्सन नहीं होगा ऐसा भी बात नहीं है, मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता होगा ऐसा बात नहीं है, कम होता होगा।
लेकिन होता जरूर होगा। तो वैसा कोई स्पीसीज नहीं है जिसमें केवल अट्रैक्शन हो और रिपल्सन ना हो, दोनों होना है, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। लेकिन हाँ, बॉन्डेड स्टेट में है मतलब रिलेशनशिप में है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्सन कम, और नन बॉन्डेड है तो यहाँ पे रिपल्सन वाला केस ज़्यादा ऑपरेट हो जाएगा। तो होगा दोनों चीज़, ऐसा नहीं समझना है कि ज़्यादा स्टेबल है तो केवल अट्रैक्शन होगा रिपल्सन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, दोनों होता है, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। रिपल्सन ज़्यादा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा तो बॉन्ड बनेगा, लेकिन होना दोनों है। तो ये दो रीजन हुआ, पहला नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करना और दूसरा मैक्सिमम अट्रैक्शन और मिनिमम रिपल्सन। और तीसरा जो इसका रीजन है तीसरा, bonded state has minimum energy and maximum stability। देखो ये मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है ना, इसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े थे कि जिस सिस्टम का एनर्जी जितना कम हो उसका स्टेबिलिटी जो है उतना ही अधिक होता है। तो यही वाला कंसेप्ट जो है हम लोग को यहाँ अप्लाई करना है। एक ग्राफ बनाएंगे, इस ग्राफ को ही यहाँ ध्यान से समझना है। ये नीचे से ऊपर मान लो कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग बोलें, पोटेंशियल एनर्जी, और इस एक्सिस पे हम लोग ले लें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ऐसा दो एटम है, एक एटम यहाँ ले लो और एक एटम इस जगह पे, ठीक है। देखो दोनों एटम को अभी ऊपर में बनाए हैं और नीचे से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये जो दो एटम्स हैं, दोनों एटम का भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ऐसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, माने इस केस में दोनों एटम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वह मैक्सिमम है। देखो दोनों एटम अभी नन बॉन्डेड है, मतलब आपस में कंबाइन नहीं किया है, तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर होगा। कितना दूर नहीं बतला सकते हैं, इन्फिनिटी मानते हैं कि नन बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह इन्फिनिटी होता है। जैसे मान लो कि दो लोगों के बीच कोई जान पहचान नहीं, कभी मिले ही नहीं है, तो कोई जान पहचान नहीं, मतलब समझो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस है दोनों के बीच, कोई जान पहचान नहीं है। उसी प्रकार से दो एटम आपस में बॉन्ड नहीं बनाए हैं तो दोनों के बीच लार्ज डिस्टेंस है। वो लार्ज डिस्टेंस कितना है तो हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। याद रखोगे कि दो नन बॉन्डेड एटम्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वह इन्फिनिटी और उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह होता है मैक्सिमम। अब अभी हम क्या बताएं कि जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो पहला रिक्वायरमेंट है कि दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आना होगा, तभी बॉन्ड बनेगा। ने बताया ना कि जैसे मान लो शादी होती है तो ऐसा नहीं है ना कि रात में सपना देखे सुबह जाके शादी कर लिए। उससे कंडीशन है कि लड़का वाला लड़की के घर जाएगा, फिर लड़की वाला लड़का के घर आएगा, थोड़ा नज़दीक आएगा, एक दूसरे को जाने पहचानेगा, उसके बाद रिश्ता बनेगा। तो सेम चीज़ यहाँ है कि बॉन्ड बनाना तो डायरेक्टली यहीं से कंबाइन नहीं करेगा, दोनों पहले एक दूसरे के नज़दीक जाएगा और नज़दीक जाने के बाद फिर वहाँ अट्रैक्शन रिपल्सन जो होना होगा तब जा कर के बॉन्ड बनेगा। तो अभी दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो यहाँ डायरेक्टली दोनों अभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएगा। और नज़दीक आने के क्रम में क्या होगा कि दोनों एटम का एनर्जी डिक्रीज करेगा। मतलब देखो ऐसे होगा, ई एटम धीरे धीरे नीचे आएगा, अपना एनर्जी डिक्रीज करेगा इसका। देखो सपोज यहाँ पहुँच गया ऐसा। उसी प्रकार से इधर से ई वाला एटम भी आएगा तो इसका एनर्जी भी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और ये मान के चलो पहुँच गया यहाँ ऐसा। अब इसको यहाँ से मिला दो एक्सिस वाला ए में, तो देखो स्टार्टिंग में एक एटम यहाँ है एक यहाँ, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस बताया इनफाइनाइट है। और जब ये दोनों एटम आपस में कंबाइन कर गया तो इस केस में भी दोनों के बीच कोई डिस्टेंस नहीं रहा, बोलेंगे कोई डिस्टेंस नहीं है इसके बीच, या फिर बोलेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इस केस में देखो इसका एनर्जी भी डिक्रीज कर गया,
ये शुरू में जो है दोनों एटम ऊपर है, तो ऊपर मन एनर्जी ज़्यादा, अभी दोनों जब एक दूसरे के नज़दीक आया तो नज़दीक आने के दरमियान देखो इसका एनर्जी डिक्रीज कर गया। तो यहाँ वाले स्टेज को हम लोग बोलेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। तो जब दोनों का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया तो देखो जो दोनों के बीच शुरू में इनफाइनाइट डिस्टेंस था, अब वह डिस्टेंस बचा ही नहीं, डिस्टेंस भी मिनिमम हो गया, मिनिमम डिस्टेंस। और जब डिस्टेंस मिनिमम हो, एनर्जी भी मिनिमम हो, तो इस केस में एट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एट्रैक्शन होता है। तो इस ग्राफ को समझोगे केवल कि जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इनको हम लोग बोलेंगे नॉन बॉन्डेड स्टेट या स्टेज। तो नॉन बॉन्डेड स्टेज में दोनों एटम्स का एनर्जी मैक्सिमम, दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इन्फिनिटी के बराबर। लेकिन जब वही दो एटम एक दूसरे से बॉन्ड बनाने जाते हैं तो एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे और नज़दीक जाने के दरमियान दोनों एटम्स का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते करते जब एक मिनिमम वैल्यू तक पहुँचेगा तो उस दरमियान वो दोनों एटम के बीच डिस्टेंस भी मिनिमम होता है और एट्रैक्शन हो जाता है मैक्सिमम। और बताया कि जब मैक्सिमम एट्रैक्शन हो जाए तो बॉन्ड बना लेगा और तब इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्डेड स्टेज, ऐसा। तो यह तीन तरीका हुआ स्टेबिलिटी गेन करने का या फिर केमिकल बॉन्ड बनने का। तो पहला तो हम लोग देख लिए थे, पहला में क्या था कि उसमें नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल रहा था, मतलब वैलेंस शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा वाला कंडीशन देखें मैक्सिमम एट्रैक्शन और मिनिमम रिपल्सन, कि जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच एट्रैक्शन मैक्सिमम होता है और रिपल्सन मिनिमम होता है। और तीसरा ये एनर्जी वाला फैक्टर हम लोग देखें कि जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस केस में उनका एनर्जी मिनिमम हो जाता है और एनर्जी जिसका जितना कम हो उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। यहीं से देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला यही पूछेगा कि नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी। नॉन बॉन्डेड एटम्स का एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, इंटरमीडिएट, ऐसे करके तो याद रखोगे मैक्सिमम होता है उनका एनर्जी। लेकिन जब बॉन्ड बन जाए तब उनका एनर्जी हो जाएगा मिनिमम। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वेरी स्मॉल, इसको मिनिमम डिस्टेंस बोल सकते हैं। और सबसे बड़ा बात कि उनके बीच का एट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ तक हम लोग बस जाने कि केमिकल बॉन्ड क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट था। केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है और केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, यहाँ तक आप लोग करोगे। अब इसके बाद जो सिलेबस में और स्टार्टिंग में ही हम लोग लिखे थे केमिकल बॉन्ड का टाइप, बहुत सारे केमिकल बॉन्ड थे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ऐसे करके। तो अब जितने भी केमिकल बॉन्ड्स हम लोगों ने सिलेबस में लिखा है, सारे केमिकल बॉन्ड को जो है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तब तक इतना आप लोग देखो, समझो। धन्यवाद।